किशोर पांडे। आज पहली कक्षा में पहला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ सीटेट संस्कृत के लिए। आज जुड़ते हैं, देखते हैं संस्कृत से जो है संस्कृत सब्जेक्ट से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे। आज तो पहला वीडियो है, इसलिए शुरुआती की कुछ हम बातें करेंगे और आने वाले वीडियो में उन सभी व्याकरणिक नियमों का हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और पिछले वर्ष पूर्व वर्ष में आए हुए प्रश्न पत्रों का भी हम जो है सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसका व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बिना व्याकरण के भाषा न तो सीखी जा सकती है और न ही उसके शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आइए सबसे पहले हम आज संस्कृत व्याकरण के जो शुरुआत में है, जैसे कि संस्कृत का जो हमारा सर्व जो है प्रसिद्ध व्याकरण है, जो आज तक हम सब पढ़ते आए हैं, वो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है और उसी व्याकरण को हम लोग उसी का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला जो अध्याय है अथ शब्दानुशासनम, उसका हम पालन करते हुए हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्याकरण में सबसे पहला अध्याय क्या आता है और किस प्रकार से। आइए हम देखते हैं। वर्णमाला। सबसे पहला जो हमारा आता है वह वर्णमाला आता है। वर्णमाला में आपको बता दें कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। वर्णों की संख्या 46 होती है। और वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णमाला है क्या, सबसे पहले यही जाने। तो वर्णमाला वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होता है। क्रमबद्ध, इसका यह मतलब होता है कि यहाँ पे वर्ण अपने एक सही क्रम में लगे हुए रहते हैं, लिखे हुए रहते हैं। जैसे सबसे पहले जो वर्णमाला में पहला वर्ण आता है उनका क्रम है, पहला है स्वर वर्ण। पहला है जिसको हम लोग स्वराह बोलते हैं। स्वर का नंबर आता है सबसे पहले। स्वर का क्रम क्या है आगे हम देखेंगे। अभी हम पहले समझेंगे कि वो स्वर कितने हैं, मोटा मोटी जो प्रश्न बनते हैं इससे। तो स्वर जो है वह 13 स्वर हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार 13 प्रकार के स्वर हैं। दूसरा जो आता है दूसरे नंबर पे, वो क्रम है व्यंजन का, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या है 33। ये व्यंजन वर्ण कुल 33 हैं। कौन कौन है हम आगे इसको जानेंगे और देखेंगे। इस प्रकार से 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अगर प्रश्न यहाँ उठता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो वह है 13 और व्यंजन कितने हैं 33। अब हम देखेंगे कि यह वर्णमाला का जो क्रम है, ये जो स्वर 13 हैं, ये स्वर कौन कौन से हैं और इन स्वरों में 13 स्वरों में स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि जो स्वर है, जो 13 स्वर हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या है 5। दूसरा जो हमारा स्वर है वो है दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या है 8। और एक और स्वर जो है तीसरा स्वर माना गया है, जिसका नाम है प्लुत। हम ये समझेंगे
कि ये ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है और प्लुत स्वर कौन है। इससे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर हम कहते किसको हैं। ह्रस्व स्वर किसे हम कहते हैं? ह्रस्व स्वर जो है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, कहा जाता है कि जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वर में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगेगा, और दीर्घ स्वर क्या है? वो जिसमें दो मात्रा का स्वर लगेगा, है ना। अब सवाल है कि ये प्लुत स्वर क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने स्वरों की संख्या 13 लिखा है, जिसमें हमने लिखा ह्रस्व स्वर 5 और दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। तो ये तो कुल मिला के 13 हो चुके हैं। अब ये प्लुत स्वर क्या है, ये कैसा स्वर है? तो प्लुत स्वर के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्लुत स्वर लिखने में कोई स्वर नहीं होता है। जिन स्वरों में दीर्घ से भी अधिक मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे, अर्थात जिसमें दो मात्रा से अधिक का समय लगेगा। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में दो मात्रा का समय लगता है, और दो मात्रा से यानी 3 से अधिक मात्रा का जहां समय लगेगा उसे हम प्लुत स्वर मानेंगे। अब 3 मात्रा वाले स्वर कौन कौन होते हैं? जैसे आप जब ओम का उच्चारण करते हैं, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ओम में 3 मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब ये 3 मात्रा कहां से देखेंगे? ये ओ और उ। इसको समझने से पहले हम समझेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तब अच्छे से हम उस प्लुत को समझ पाएंगे। तो आइए हम पहले ह्रस्व और दीर्घ के बारे में समझते हैं। ये ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या जो 5 है वो है अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, री और लृ। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ, और इन्हीं को मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। मूल स्वर, ये हमारे मूल स्वर भी हैं, इनको मूल स्वर कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से भी बनेगा कि ह्रस्व स्वर जो है कितने हैं? तो 5 हैं। अब ये मूल स्वर कितने हैं? कभी कभी पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर की संख्या क्या है? तो आपको मूल स्वरों की संख्या 5 है, और यही जो है आपके जो ह्रस्व स्वर हैं यही मूल स्वर हैं। जो 13 स्वर बना है कहीं ना कहीं ये इन्हीं 5 स्वरों से ही उन दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ है। जो बाकी 8 जो दीर्घ स्वर बने हैं वो इन्हीं से बने हैं। अब ये कैसे बने हैं वो हम आगे जानेंगे। अब इसके साथ हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे कि दीर्घ स्वर कितने हैं, कौन कौन हैं। दीर्घ स्वर की संख्या हमने पहले बता दिया है आपको, 8 है। ये कौन कौन है? तो दीर्घ में है आपका आ, फिर दीर्घई, फिर दीर्घऊ, री, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 आपके दीर्घ स्वर हुए, इनकी संख्या है 8 है। कि जो हमने ह्रस्व लिखा था 5, उसका 1 मात्रा होता है, और दीर्घ जो है यह सब 2 मात्रा का है। ये सब 2 मात्रा का समय लगता है। जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो 2 मात्रा का समय लगता है, लेकिन जब किसी वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लग जाए तो उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे कि एक वर्ण लिए आ, तो आ का उच्चारण क्या है?
आ। लेकिन जब हम आ को ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे आ, तो इसमें एक्स्ट्रा जो आ से जो अधिक समय लगा यही प्लुत स्वर है, तब ये आ दीर्घ न मान करके इसे प्लुत माना जाएगा। और प्लुत स्वर का प्रयोग अक्सर संगीत वगैरह में होता है, मंत्रों के पाठ में होता है, सामवेद में इसका अधिक प्रयोग देखने को हमें मिलता है। तो ये आपका प्लुत स्वर हुआ। आप समझ गए होंगे कि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय, और जब इसके उच्चारण में जब अधिक लगा, तो हमने प्लुत स्वर में लिखा था कि प्लुत में क्या है, तो प्लुत में जो है जब 2 मात्रा से अधिक का टाइम लगता है, जैसे हमने लिखा था उदाहरण में ओम, ओ, ओम, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ओ जो है, ये ओ एक दीर्घ स्वर है जो यहां है, और इसमें एक उ है जो कि ह्रस्व है। तो अगर हम देखें कि दीर्घ ओ जो है ये 2 मात्रा और ह्रस्व 1 मात्रा, यानी बराबर इसमें कितनी मात्रा हो जा रही है, ये 3 मात्रा, इसीलिए इसे प्लुत कहते हैं। और जहां पे प्लुत स्वर होता है, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक चिन्ह लगा देते हैं जिसे हम अवग्रह कहते हैं। ये साइन लगा देते हैं जिसे कि हम अवग्रह कहते हैं, अवग्रह, इस चिन्ह को अवग्रह बीच में, तो जहां जहां ये अवग्रह लगा हो इसको आप प्लुत स्वर मानेंगे कि वहां कहीं ना कहीं स्वर प्लुत हुआ है। और ये अवग्रह जो है हमेशा दीर्घ स्वर के बाद में लगाया जाता है, चाहे वो आ के बाद हो, ई के बाद हो, दीर्घ उ के बाद हो, तो समझिए कि वहां 3 मात्रा का समय लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर। इस अवग्रह के बारे में बता दें कि ये एक तरह से अ का जो है ये चिन्ह माना गया है। जैसे कि आप जब स्वर वर्ण पढ़े हैं तो स्वर में आपने पढ़ा ह्रस्व और दीर्घ जो है, तो स्वरों की अपनी मात्रा होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आ की जो मात्रा होती है, ये एक जो है हम डंडा लगा देते हैं, इसे आ लिखते हैं। उसी तरह से ह्रस्व की जो मात्रा होती है, ऐसे जो है हम पीछे से लगाते हैं, यह ह्रस्व मात्रा होती है। लेकिन हमने सबकी मात्रा देखी, लेकिन हमने अ की मात्रा नहीं देखी। तो ये जो अवग्रह है ये एक तरह से अ का ही मात्रा माना जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण अ हम करते हैं। तो ये आपका था स्वर वर्ण। स्वर वर्ण आज हम जान चुके हैं, स्वर की संख्या कितनी है, स्वर कितने प्रकार के हैं, मेन स्वर कौन है, ह्रस्व। अब हम कहते हैं कि मूल स्वर, और ये क्या होता है कि मूल स्वर 5 हैं, तो बाकी का ये सब क्या है, ये कौन से स्वर हैं और ये कैसे बने हुए हैं, तो हम भी देखते हैं। ये जो दीर्घ स्वर है ये कहीं ना कहीं ह्रस्व स्वर से बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है, ये आ जो हम लिखते हैं, ये आ जो है ये आपका अ प्लस अ से मिलकर बना हुआ है, अ जोड़ अ से मिलकर ये आ बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों अ क्या है, ह्रस्व ही तो है, तो आ का निर्माण अ से हुआ है। इसी तरह से जो दीर्घई बना हुआ है हमारा, वो कैसे बना है, तो ह्रस्वई प्लस ह्रस्वई बराबर आपका दीर्घई बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप दीर्घऊ लिखते हैं, तो दीर्घऊ कैसे होता है, ह्रस्व प्लस ह्रस्व बराबर दीर्घऊ लिखते हैं। फिर इसी तरह से जो दीर्घ री है वो कैसे बना है, तो री प्लस आपका री, दीर्घ री। और ए ऐ ओ औ, ये जो आप देख रहे हैं ये ए ऐ ओ औ, इसे हम कहते हैं संधि स्वर, संधि स्वर। ठीक है, ये ए ऐ, अब इसको हम समझेंगे अच्छे से कि ये संधि स्वर क्यों होता है, इसका क्या कारण है। संधि स्वर, संधि के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये जो ए ऐ है, ए पहला ए के बारे में जानते हैं, संधि स्वर ये कैसे है। तो ये संधि से बना हुआ ये स्वर है, ये अ प्लस ई के योग से बना हुआ है।
ये संधि से बना हुआ है, तो ये भी एक दीर्घ स्वर जो है ये हरस स्वर से बना हुआ है। आप देख रहे हैं अ हरस स्वर है और ह्रस्व भी हरस स्वर है, तो यही मूल स्वर है। ये आठों को बनाने वाला ये हरस स्वर है कहीं कहीं। दूसरा ए जो आप देख रहे हैं ऐ, ये ऐ स्वर जो है वो अ प्लस ए से मिलकर के बना हुआ है। अ प्लस ए से ये ऐ बना हुआ है। उसी तरह से ओ जो वर्ण है आपका वो अ प्लस उ से बना है ओ, और औ जो है आपका अ प्लस ओ से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसीलिए इन सभी को हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर, जो कि हमने यहां पहले लिख दिया हुआ है, इसे हम संधि स्वर कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि संधि स्वरों की संख्या 4 है। ये 4 है संधि स्वर, और मूल स्वर संख्या 5 है। ठीक है, और दीर्घ स्वरों की संख्या है 8। तो यहां जो है आपका स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण हमारा है ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न जो बनेगा हरस स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, कौन हरस स्वर है कौन दीर्घ है, क्या मूल है, मूल स्वर कितने हैं, तो आपने वीडियो में नोट किया होगा कि मूल स्वर कितने हैं। अब इसके बाद हम व्यंजन वर्ण के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि व्यंजन वर्ण जो हैं उनकी संख्या क्या है। मैंने बताया पहले 33 है। अब वो कितने भाव बांटे गए हैं उसमें क्या है उसको हम समझेंगे और जानेंगे। जो संख्या है वह 33 है, 33। अब कौन कौन व्यंजन है, जैसा हमने अभी देखा कि स्वर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उसी प्रकार व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और ये है उष्ण व्यंजन। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये 33 जो संख्या है ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। अगर आप तरीके से इसको देखें तो आपको बस देखते देखते ही याद हो सकता है आपको। ये जो 25 है एक चुटकियों में मैं इसको याद करा सकता हूं। अब ये 25 वर्ण क्या है, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा आपने वर्ग के बारे में। 5 वर्ग के बारे में पढ़ा है, क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, और इसी तरह से त वर्ग और प वर्ग। ये जो वर्गीय व्यंजन है यही स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग में आप जानते हैं कि हर एक वर्ग में क ख ग घ, ये क ख ग घ जो है ये 5 वर्ण क वर्ग में आता है। इसी तरह से अगला 5 वर्ण जो है च वर्ग में आ रहा है, जैसे च छ ज झ और ये 5 वर्ग। तो आप जान रहे हैं कि हर एक वर्ग में कितने कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ग है, तो ये स्पर्श व्यंजन कितने 25 हो गए, क ख से लेकर के प फ तक, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। तो यहां से प्रश्न यह बनेगा कि जो वर्गीय वर्ण हैं वो कितने हैं, संख्या 25 है, मैंने लिख दिया है। जो वर्गीय वर्ण हैं उन्हें और किन नाम से जाना जाता है, तो ये स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है, स्पर्शा। तो स्पर्श क्या है, वही वर्गीय वर्ण है जिसकी संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के आप जब उसको उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो जिह्वा है वह आपके मुख के अंदर अलग अलग भागों को स्पर्श करेगी, अधिक मात्रा में छुएगी, स्पर्श करने पर आधारित है, घर्षण करेगी। कुछ वर्ण आपके घर्षण से बनता है, कुछ जिह्वा के टच करने से उच्चारित होता है, कुछ प्राण वायु से निकल कर आता है। तो इस प्रकार से स्पर्श का मतलब ही होता है छूना, स्पर्श करना।
तो ये वर्ण जो है हमारे मुंह के अंदर विभिन्न अंगों को छूती है, इसलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, है ना। और ये संख्या है 25। अब जो है अगला है अंतस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी है, तो है 4। अब ये कौन कौन है, तो कहा जाता है कि यरलवा अंतस्था, सूत्र है कि यरलवा अंतस्था मतलब य, र, ल और ये व, ये जो हमारा जो वर्ण है यर और ल, इसको अंतस्थ कहते हैं। इसमें जो है ये हमारे अंदर गले से निकलती है, इसका कहीं ना कहीं इसमें जो प्राण वायु है श्वास नली में थोड़ा दब दब की आवाज इसका आता है, तो इसीलिए हमको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ जो अंदर से स्थित होकर जो निकलती है जो ध्वनि, उसको अंतस्थ कहते हैं। य, र, ल, व, ठीक है। अब अगला जो वर्ण है यह है उष्म, उष्मा। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इनका नाम उष्म क्यों है। उष्म का मतलब होता है गर्म, गर्मी। इसका मतलब यह हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में उष्मा का प्रयोग हो, उष्मता आपको महसूस हो, गर्मी का आभास हो, एहसास हो, इसको जानने के लिए कि क्या ये सही है, आप इनका जब उच्चारण करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपने हाथ को अपने मुंह के पास रखेंगे और उच्चारण करेंगे। ये कौन कौन वर्ण है लिख देता हूं। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, ये आपके जो 4 वर्ण हैं ये आपके उष्म कहे जाते हैं। अब आप स्व को बोलिए, इसका जो उच्चारण है श, फिर दंत स्व बोलिए, मूर्धन्य स्व बोलिए, ये कौन सा स्व है, ये तालव्य स्व है। अब ये तालव्य स्व क्यों है, इसके जब हम उच्चारण स्थान जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये क्यों है। ये है तालव्य स्व, इसका है श, जब बोलेंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। इसी तरह से ये है श, इसका कहीं ना कहीं ख भी उच्चारण होता है, मूर्धन्य श का उच्चारण श, ख के तरह। ये है श, ये है श और ये है स और अंत में ह। इन सभी को उच्चारण में आपको गर्मी का एहसास, इसलिए इसका नाम है उष्म वर्ण। तो इनकी संख्या है 4। तो आपने देखा कि 25 स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 उष्म हैं। इस प्रकार से कुल व्यंजनों की संख्या 33 हो गई। इसी के साथ हमारा संस्कृत वर्णमाला भी पूर्ण होता है। अब कुछ ध्वनियां हैं आगत, वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनियां हैं, कुछ आगत वर्ण हैं। इसके अलावे आप देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में एक हलंत और एक विसर्ग, विसर्ग और अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग का भी प्रयोग करते हैं। अनुस्वार मतलब ऊपर खड़ी लाइन के ऊपर में एक बिंदी, ये अनुस्वार। और दूसरा हमारा है विसर्ग, किसी शब्द के अंत में हम 2 बिंदी ऊपर और नीचे लगाते हैं, जिसे उच्चारण में हम विसर्ग बोलते हैं कि यह विसर्ग है या अनुस्वार है। यह क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसे हम अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह। अब इसका क्या अर्थ है, अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह जिसका मतलब है अयोगवाह, ये समास से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है न योगवाह इति अयोगवाह। जो बिना योग के, जिसका वाह नहीं होगा, वहन नहीं होगा, जो बिना किसी योग के चलेगा ही नहीं, जिसका प्रयोग नहीं होगा, उसे ही हम अयोगवाह कहते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि ये अनुस्वार कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वर के ऊपर लगा रहता है, ये अकेला प्रयोग कभी नहीं होता है। ये विसर्ग जो है किसी न किसी स्वर के अंत में लगा रहता है, इसीलिए इनका प्रयोग हमेशा स्वर के अंत में ही होता है, इसलिए इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ये वर्णमाला से हट करके ये अयोगवाह आता है, जो अनुस्वार और विसर्ग है। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।